नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वही दोस्तों, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है। ठीक है, वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। वहां पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में बनते हैं, आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ जो एक समस्या होती है नोट्स की, या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर जो आप ईमानदारी से इस प्रोसेस को अपनाते हैं, कुछ दिन कुछ महीने हमारे साथ जुड़ करके ठीक तरीके से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से आप कंप्लीट इकोनॉमिक्स को पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। हमारी जो कोर्सेज है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अवेलेबल है। और सभी कोर्स में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अगर जो एडमिशन की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। इट मीन्स आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रह सकते हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर और बिहार पीजीटी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी अगर जो आपके पास इंक्वायरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ आप लोग के कमेंट को। पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न ये है कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में आय बढ़ने के पश्चात जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है। ठीक है, इजी सी बात है। तो न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत किसने दिया था भैया, आपको पता होगा किसने दिया था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आएगा, बी उत्तर आ रहा है। तो न्यूनतम क्रांतिक सिद्धांत किसने दिया था, लिविंस्टीन साहब ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, लेविंस्टीन साहब ने दिया था। क्या कहा था लेविंस्टीन साहब ने, इजी सी बात कही थी, ध्यान से समझिएगा, पूरा न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत को समझ जाएंगे। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत लेविंस्टीन ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जो जो अल्प विकसित देश है वहां की समस्या क्या है कि वहां पे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। वहां पे क्या हो रही है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब प्रति व्यक्ति आय कम हो रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय जो है वो जीवन निर्वाह के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, निर्वाह, जीवन निर्वाह के बराबर हो जा रहा है। अर्थात इस पैसे से व्यक्ति क्या कर पा रहा है,
रोटी कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था कर पा रहा है, रोटी कपड़ा और मकान की ही व्यवस्था कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की जो निवेश क्षमता है वो शून्य है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में विनिवेश करना चाहिए ताकि लोगों की निवेश क्षमता में वृद्धि हो जाए। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु दर का कम होना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि देखिए भैया, अगर जो लोगों की आय बढ़ती है ना, तो लोग खान पीन सुधारते हैं, अच्छे पोषक पदार्थ लेते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेते हैं। तो जब ये सारी चीजें अच्छी लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि न्यूनतम क्रांति प्रयास सिद्धांत में लेवेंस्टीन साहब का ये कहना है कि देखिए भैया, जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जा रही है, और प्रति व्यक्ति आय इतनी कम हो रही है कि वो जीवन निर्वाह के बराबर ही है, अर्थात लोग रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सकते हैं, वो निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सरकार को इतना विनिवेश करना चाहिए जिससे लोगों की निवेश क्षमता में वृद्धि आ सके। इजी सी बात है। अगला, वांछित समृद्धि दर क्या होता है? वांछित समृद्धि दर क्या होता है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, सभी लोग, जितने लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए, लाइक शेयर कर दिया करिए। और अगर जो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है ना? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हाँ ठीक है। चलिए, कि वांछित समृद्धि दर क्या है? वांछित समृद्धि दर क्या होता है भैया? इजी सी बात है, किसकी याद आनी चाहिए जब भी वांछित समृद्धि दर की बात हो रही है? तो किसकी याद आनी चाहिए? हैरड साहब की याद आनी चाहिए भैया, हैरड साहब की याद आनी चाहिए। हैरड साहब क्या बोलते हैं कि वांछित समृद्धि दर ऐसी समृद्धि दर है, अर्थात वह समृद्धि दर है जिस पर उत्पादन की प्रत्याशाएं क्या करती हैं? संतुष्ट करती हैं। बिल्कुल ठीक है। अर्थात वांछित समृद्धि दर ऐसा दर है जिस पर एक उत्पादक उत्पादन करके संतुष्टि की अवस्था में बना है, और यही स्थिति जो है ये उत्पादक के साम्य अर्थात संतुलन की अवस्था होती है। तो आपको याद रखना है सर, आराम से याद रखना है कि वांछित वृद्धि दर जो होता है यह वह दर होता है जिस पर उत्पादन की प्रत्याशाएं संतुष्ट होती है। मतलब एक जो उत्पादक है वो संतुष्ट होता है कि हम उत्पादन कर रहे हैं और वो साम्य पे बना रहता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि एक देश का आर्थिक विकास अंकित किया जाता है। एक देश का आर्थिक विकास, ये आपको प्रश्न देखने में लगता होगा कि बहुत आसान है ना? लेकिन इसमें इतने छोटे छोटे टर्म होते हैं ना कि अगर जो आप ईमानदारी से और धैर्य से प्रश्न को नहीं करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर जो शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बी उत्तर आ रहा है। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है, कुछ महानुभाव डी भी बता रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बता रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। देखिए, ये आर्थिक विकास जो होता है ना वो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर आपको समझना होगा तो पहला अंतर यही होता है कि आर्थिक विकास जो होता है वो विकासशील देशों में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि उस देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उस देश की आधारभूत संरचना जैसे बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब बेहतर होता है, और मानव की लाइफ स्टाइल भी बेहतर होती है। तो ये तो आर्थिक विकास हो गया, जिसमें क्या होता है कि उत्पादन में वास्तविक के साथ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, और आर्थिक समृद्धि कहाँ भी देखने को मिलता है? विकसित देशों में देखने को मिलता है। आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलता है, जहां पे मुख्य रूप से देखा जाता है कि ये देश टेक्नोलॉजी में कैसा कर रहा है, और ये देश आत्मनिर्भर होता है बेसिकली। तो इसमें संरचनात्मक सुधार और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही क्या हो चुके होते हैं? विकसित हो चुके होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। बिल्कुल ठीक है सर, इजी सी बात है। तो आपका सबसे फेवरेट प्रश्न यहाँ पे है। सबसे फेवरेट क्या होगा? आप लोग रट चुके होंगे हमारे साथ, अगर जो पढ़ रहे होंगे 1 महीने से, तो
रोस्टो साहब, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अर्थव्यवस्था 5 चरण से गुजरती है। पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की आत्म पहला परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा अग्रसरता की बात होती है और पांचवा अत्यधिक उपभोग की बात होती है। ठीक है, हर्षमैन साहब की अगर जो हम बात करें तो असंतुलित विकास, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास निवेश न करिए। ठीक है, अमर्त्य गुरनार मेडल की बात करें तो गुरनार मेडल किससे संबंधित है? ये चक्रीय संचयी प्रक्रिया से संबंधित है। और अगर जो लास्ट में बात करें अमर्त्य सेन की तो ये तकनीकी चुनाव से संबंधित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, गुरनार मेडल किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है। एक सेकेंड, गुरनार मेडल तो तकनीकी चुनाव से, ठीक है, गलती हो गया यहाँ पे, गुरनार मेडल तकनीकी चुनाव से और अमर्त्य सेन जो होंगे वो चक्रीय संचयी प्रक्रिया से। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, कुछ मिसप्रिंट इसमें दिया है क्या? एक सेकेंड रुकिए, कुछ इसमें मिसप्रिंट दिया है क्या? अगर जो अमर्त्य सेन की बात करें तो ये तकनीकी चुनाव से जुड़े हैं, इजी सी बात है। हर्षमैन की अगर जो बात करें तो ये असंतुलित विकास से जुड़े हैं। रोस्टो की बात करें तो ये विकास के चरण की बात करते हैं। गुरनार मेडल संचय चक्रीय संचयी प्रक्रिया, ठीक तो है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 4, 2, 1 और 3 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला अगला प्रश्न थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेवेंस्टीन साहब फिर आ गए भाई, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत अगेन आपके सामने रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, गुरनार मेडल चक्रीय से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। आप पहला दिया गया है कथन में कि लेवेंस्टीन के अनुसार, ठीक है, लेवेंस्टीन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि विकास की गति को मंद करने वाला कारण है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो क्या इसको ये क्या कर रहा है, इसको ये जस्टिफाई कर रहा है क्या कि जैसे जैसे आय बढ़ती है ज्यादा जैसे जैसे आय बढ़ती है व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं? क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात आज ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर आप लोग गलत नहीं करिएगा, इसको किसी भी तरीके से गलत ना करिएगा। कि लेवेंस्टीन साहब ये तो कहते हैं कि अगर जो जनसंख्या में वृद्धि होती है ना, वो कहते हैं ना, अभी हमने कुछ देर पहले देखा ना कि लेवेंस्टीन साहब ये कहते हैं कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है भैया, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति जो आय होगी वो क्या होगी, कम होगी। और ये प्रति व्यक्ति आय इतनी कम होती है कि लोग क्या करते हैं, जीवन निर्वाह कैसे भी कर सकते हैं, मतलब जीवन निर्वाह के बराबर प्रति व्यक्ति आय हो जाती है। ठीक है, इतनी बात तो हमने समझ लिया। और इस कारण से क्या होता है कि विकास, इससे इसके कारण क्या होता है कि लोगों की निवेश क्षमता कम हो जाती है। तो विकास की गति को क्या मिलता है दोस्तों, मतलब विकास उतना ठीक तरीके से नहीं हो पाता। ये बात तो 100% ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, जा व्यक्ति ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लेवेंस्टीन साहब ने अपने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में ज्यादा परिवार के भार वहन की बात कहीं नहीं किया, कहीं भी ये इस बात को किए ही नहीं है कि जब लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग ज्यादा बड़े परिवार का भार वहन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इसका उत्तर जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, किंतु आर जो होगा वो गलत होगा। आज के बाद आपको कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करना है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कारण जो होगा वो सही नहीं होगा। हालांकि कई जगहों पे दिया गया है कि ऑप्शन आर भी ठीक है, लेकिन आर ठीक नहीं है। जब न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसकी कहीं पे वो बात करते नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और सी ही इसका राइट उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए
कि विकासशील देशों में विकास की युक्ति के रूप में आर्थिक क्षेत्रों में अग्रगामी व पश्चगामी संबंधों की भूमिका को निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अधिक महत्व दिया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? अग्रगामी पश्चगामी, याद आना चाहिए भैया, इजी सी बात है। हर्षमैन साहब, कहाँ पे असंतुलित विकास की जहाँ पे बात करते हैं तो जितने भी महानुभाव ये बोलेंगे आप एब्सोल्युटली 100% ठीक बोलेंगे। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, ये प्रश्न बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। तो ये अग्रगामी और पश्चगामी संबंधों की बात कौन करता है? अग्रगामी और पश्चगामी संबंध की बात करते हैं हमारे हर्षमैन साहब। इसी सी बात है, बहुत बार हम लोगों ने देखा है। अगला प्रश्न आपके सामने अगेन रहा कि हेरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित दर से अधिक हो तो परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों 2 दिन क्लास आप लोगों की बंद रही है ना, छुट्टियां बहुत मतलब छुट्टियां क्या कर लिया गया, बहुत मना लिया गया। अब क्या करना है? नए उत्साह और नए एनर्जी से एक बार फिर जुड़ना है। नए उत्साह नए एनर्जी के साथ एक बार पुनः हम लोग को जुड़ना है, और ये ऊर्जा तब तक बनी रहनी चाहिए जब तक कि एग्जामिनेशन हॉल में मैक्सिमम प्रश्नों को आप सही करके नहीं आ जाते हैं, और जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये कुछ दिनों की बात है, कुछ महीनों की बात है। जिंदगी के इतने वर्ष गुजर गए ना, थोड़े से 1-2 वर्ष मतलब इतने नहीं गुजरेंगे, 1-2 महीने 4 महीने थोड़ा ठीक तरीके से तैयारी करिए, सब बेहतर हो जाएगा, है ना। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? कि हेरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित दर से अधिक होता है तो इसका परिणाम क्या होगा? अब अगर जो हेरड को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, अनियंत्रित संतुलन, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो हेरड के आर्थिक समृद्धि प्रारूप में यदि वास्तविक विकास दर वांछित विकास दर से अधिक होता है तो परिणाम अनियंत्रित संतुलन की होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जी ए इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन, यही क्या होता है, स्वर्णिम बिंदु होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, और देखिए क्लास जब भी आप लोगों की 1-2 दिन क्लोज होती है ना, तो कोई मेरी बहुत बड़ी समस्या होगी, इसी वजह से मैं क्लास 1-2 दिन बंद कर देता हूँ, अदरवाइज क्लास आपकी हमेशा चलती रहती है ना। कोई बहुत समस्या होगी, मेरे पास नहीं टाइम होगा, कोई बहुत ज़रूरी काम होगा, तभी जाकर के दोस्तों क्या होता है, आपकी क्लास क्लोज होती है, अदरवाइज क्लास तो आपकी होती रहती है, ठीक है। मेरा सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है, क्लास लेना है, सबसे महत्वपूर्ण काम। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न पर विचार कर लीजिए और मानव पूंजी में इसमें से कौन कौन सम्मिलित होता है, बता दीजिए। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? अब क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? कुछ कह रहे हैं सर जी, ए जरूर होगा। अरे भाई, मानव पूंजी की बात कर रहा है, अर्थात मानव पूंजी की जब बात होती है ना सर, तो इसमें वे लोग आते हैं जो 15 से 64 के बीच में होते हैं, ठीक है, 15 से 64 के बीच में होते हैं, और ये सभी प्रकार के कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, अर्थात कल कारखानों में जोखिम भरे कार्य ये लोग कर सकते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्यशील जनसंख्या। तो जब मानव पूंजी की विकास होगी, मानव पूंजी की जब बात होगी तो कार्यशील जनसंख्या को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके मानव पूंजी में विकास हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जनसंख्या में वृद्धि होना मानव पूंजी विकास के संदर्भ में सही बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार जनसंख्या वृद्धि अलग बात है, मानव पूंजी विकास का मतलब कि आपकी जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो, लोग अच्छी तरीके से क्या हो, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें,
लोगों के पास लोग अच्छे पोषक पदार्थ को लें, लोगों का अच्छा रहन सहन हो, मेंटली स्टेटस उनका ठीक हो, ताकि वो उत्पादन को बढ़ा सके, उत्पादन के स्तर को बढ़ा सके। ठीक है, तो इस बात को समझिए। यहाँ पे ऑप्शन ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास में सुधार, लोगों की शिक्षा बेहतर होगी तो लोग ज्यादा अच्छे से सोचेंगे, ज्यादा अच्छा उत्पादन करेंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी तो काम करेंगे, आवास मिलेगा, रहने की व्यवस्था होगी तभी तो रात में अच्छे से सोएंगे, तो सुबह उठ के काम करेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अधिक उत्पादक क्षेत्रों के लिए श्रमिकों का प्रवास, बिल्कुल ठीक है। मतलब श्रमिकों को क्या मिले? अधिक उत्पादक क्षेत्र मिले, जहाँ पे श्रमिक जाकर के कार्य को तलाश करके अपना कार्य वो कर सके और उत्पादन का स्तर को बढ़ा सके। सामाजिक संरचना में सुधार भी जो है दोस्तों, ये भी मानव पूंजी के विकास के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 2, 3 और 4 बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? और देखिए दोस्तों, मतलब मैं बार बार अब आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप बात करिए कमेंट में कि नहीं करिए, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो भी थोड़ा बहुत बीच बीच में आप बात करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बात ना करिए, लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, तो उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो आपका ही है। और कहीं पे भी कोई भी टीचर आपको नहीं रोकता है कि आप चैट बॉक्स में बात नहीं करिए, कोई भी टीचर आपको नहीं रोकता है, क्योंकि टीचर जानता है कि आप बात करते रहेंगे, बुद्धू बने रहेंगे, तो वो तो पढ़ा रहा है, उसका तो लाइव बच्चों की जो संख्या वो बढ़ रही है ना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बात ही करते हैं, कोई ऐसा नहीं कहता। लेकिन मैं आपको ये बात कहता हूँ कि भैया बात करिए, कमेंट करिए, लेकिन थोड़ा कम करिए यार, जहाँ जरूरत हो वहां पे करिए। अब आप निरंतर बात करते जाएंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाला है वो आपका ही होने वाला है। और आज के बाद में कभी भी आपको इस बात के लिए रोकने वाला नहीं हो कि आप बात ना करिए। बस अगर जो आप समझदार हैं तो ये बात समझ जाइए कि अगर जो आप बात करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान आपको है, उससे मुझे कोई नुकसान नहीं है। आप हमारे साथ बने रहेंगे, बात करते रहेंगे, ठीक है। सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा, सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें से जो ठीक तरीके से तल्लीनता के साथ पढ़ेगा उसी का तो होगा, है ना। तो जो ठीक तरीके से तल्लीनता से पढ़ेगा, मेहनत से पढ़ेगा, जहाँ पे जरूरत होगी बात कर लेगा। लेकिन लगातार लगे हैं तो ठीक है, लगे रहिए, मैं आपको रोकने वाला नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या होता है? गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो गंगा कल्याण योजना है ना दोस्तों, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है ग्रामीण एरिया में जो किसान गरीब हैं, उनको ट्यूबवेल की और नहरों की व्यवस्था कराई जाती है गंगा कल्याण योजना के तहत, ताकि वो अपने खेत की सिंचाई ठीक तरीके से कर सके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निर्यातोन्मुखी इकाई योजना भारत में लागू की गई थी, किस वर्ष में लागू की गई थी भैया? बिल्कुल ठीक है भैया, इसमें ट्यूबवेल, नहर और जो एक बोरवेल होता है ना, उसकी व्यवस्था कराई गई थी किसानों के लिए, ताकि वो सिंचाई को, अपने फसलों की सिंचाई ठीक तरीके से कर सकें, है ना। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई? निर्यातों उन्मुखी इकाई योजना भारत में लागू की गई थी, कब लागू की गई थी सर? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग सी बता रहे हैं, ठीक है। किस लिए लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? बताइए मुझे कमेंट करके, मैं आपको बहुत बार बताया हूं। आप बताइए कि EOU जो है, ये योजना क्यों प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य क्या था? एक लाइन में बस मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताइए, एक लाइन में बता दीजिएगा। थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूं, ये किससे संबंधित है? ये का अधिकार की समाप्ति से संबंधित है।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, एब्सोल्युटली आपकी बात ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब एम यू एक्स अपान पी एक्स ग्रेटर देन होगा एम यू वाई अपान पी वाई के, तब उपभोक्ता को क्या करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एब्सोल्युटली ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल इजी सी बात है, बढ़िया सी बात। ये बोल रहे हैं, और कोई? ए के अलावा, ए के अलावा कोई और है? सभी लोग ये बोल रहे हैं। क्या मतलब है? एम यू एक्स का क्या मतलब है, कमेंट करके बताइए। एम यू एक्स का मतलब क्या है? पी एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की कीमत, पी वाई का मतलब क्या है कि वाई की कीमत। लेकिन एम यू एक्स और एम यू वाई का क्या मतलब है, कमेंट करके बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये एक्स की अधिक मात्रा तथा वाई की कम मात्रा को खरीदेगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि एम यू एक्स अपान पी एक्स जब ग्रेटर देन होगा एम यू वाई अपान पी वाई के, तो इसका मतलब यह है कि एक्स की अधिक मात्रा वो परचेज करेगा और वाई की कम मात्रा। बिल्कुल ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, और मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए यहीं पे संतुलन की भी अवस्था होती है ना, जब ये इज इक्वल टू हो जाएगा तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कि गिवन वस्तु के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गिवन वस्तु क्या सही होगा भैया? बिल्कुल ठीक है। गिवन वस्तु के लिए निम्नलिखित में से क्या बातें सत्य है? दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर डी भी सही होगा। अरे भाई, कितनी बार मैं आपको ये बात बताया हूं कि अगर जो दो ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, दो ऑप्शन आपके पेपर में एक ही दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि x की अधिक मात्रा y की कम मात्रा, x की अधिक मात्रा y की कम मात्रा, यहाँ पे a भी सही है और d भी सही है। लेकिन अगर जो आप एग्जामिनेशन हॉल में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी करके आएंगे तो हो सकता है कि आपको इस प्रश्न पे अंक न मिले, हो सकता है कि आपको ये गलत साबित कर दिया जाए कि आपने गलत उत्तर दिया है। तो अगर जो दो उत्तर सही होते हैं, ठीक है, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन सही होते हैं, तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है उसी पे टिक करना होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन जो सही होगा उसी को आपको टिक करना है। नंबर जो होता है दोस्तों वो इसी पे मिलता है। अगर जो आप डी टिक करके आते हैं और सोचते हैं दोनों एक ही था, हमने डी टिक कर दिया तो डी पे भी नंबर मिल जाएगा, तो कभी कभी वहां पे डी पे नंबर नहीं मिलता है। इस बात को समझ लीजिएगा, जो पहला वाला होगा उसी का उत्तर आपको करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि गिफिन वस्तु के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात जब वस्तुओं की कीमत में कमी आती है तो लोग इसके मांग को भी कम कर लेते हैं, ठीक है। और गिफिन वस्तुओं में क्या होता है कि जब वस्तुओं की कीमत में कमी आती है तो लोग अपने मांग को भी कम कर लेते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, बाजरा, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, जैसे मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन ऑयल हो गया। इनकी कीमतों में जब कमी आती है ना भैया, तो इसका उपभोग भी लोग कम कर लेते हैं, अर्थात इसके मांग को कम कर लेते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण बात है सर, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखिएगा कि गिफिन वस्तुओं की हमेशा ही स्थापन वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि बाजरा की जगह पे हम लोग क्या यूज करने लगे? गेहूं का आटा यूज करने लगे। किरोसिन के जगह पे अर्थात मिट्टी के तेल पे हम लोग गैस का इस्तेमाल करने लगे। तो ऐसी स्थिति में इसकी स्थापन वस्तुएं भी होती हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों कहीं ना कहीं आपके पेपर में कभी कभी देखने को मिलता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? आराम से, बिल्कुल सही है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऐसी वस्तु पर उपभोक्ता आय का बढ़ा भाग व्यय करता है। आपको वो वाला स्टेटमेंट आ रहा है याद कि नहीं आ रहा है कि गिफिन वस्तुओं के बारे में दोनों बातें सही होती हैं।
पहली बात क्या होती है कि अगर जो कीमत में कमी आती है तो मांग में भी कमी आती है, और दूसरी बात क्या होती है कि अगर जो कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में भी वृद्धि होती है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता है कि नहीं गिवन वस्तुओं के बारे में? तो अगर जो ये पता है तो ये वाला तो बिल्कुल ठीक है कि ऐसी वस्तु पर उपभोक्ता आय का बढ़ा भाग व्यय करता है, मतलब जब इसकी कीमत बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं कि इसके मांग को बढ़ा देते हैं, तो एब्सोल्युटली ठीक है। और ऐसी वस्तु की स्थापन वस्तु आवश्यक रूप से होती है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बाजरे की जगह पे हम लोग गेहूं का आटा खाने लगे, मिट्टी के तेल अर्थात किरोसिन ऑयल की जगह पे हम लोग गैस सिलेंडर का उपयोग करने लगे खाना पकाने के लिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करती है, नहीं भैया कुछ जरूरी नहीं है कि हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति गिवन वस्तुएं करती हैं, ठीक है, ऐसी वस्तु आवश्यकता की पूर्ति करती है, ये भी गलत हो जाएगा भैया। इसका जो उत्तर होगा वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए होगा। एक और दो जो होगा वो एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सभी निम्न, एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा कि सभी गिवन वस्तुएं निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, लेकिन सभी निम्न श्रेणी की वस्तुएं गिवन वस्तु के अंतर्गत नहीं आती है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या करेगा भाई, बताइए। अच्छी सी बात है, खूबसूरत सी बात है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए ये कह रहा है कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। अरे भाई बात को ध्यान से समझिए, आप इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, मैं उम्मीद नहीं करता था कि आप इतने लोग गलत करेंगे, ध्यान से समझिए। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है, देखिए ये बात तो सबको पता है कि दीर्घकाल के अंतर्गत दीर्घकाल के अंतर्गत एक जो पूर्ण प्रतियोगी फर्म होती है ये हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती है, ये हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती है, आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जो अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल में भी जो फर्में होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता की, अगर जो इनकी कीमतों में वृद्धि कर दी जाएगी तो इन्हें अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जैसे कोविड के समय में आपने देखा कि पैरासीटामॉल बहुत ज्यादा बिका, बिका कि नहीं बिका, मास्क बहुत ज्यादा बिका, बिका कि नहीं बिका, फल फल बहुत सारे बिके। तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल का मतलब क्या होता है कि 16 महीने से कम की अवस्था, 0 से 16 महीने की बात होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो दोस्तों जो कोविड काल में बहुत ज्यादा बिके और इन फर्मों ने अप्रत्याशित लाभ कमाए, बहुत ज्यादा लाभ कमाए, ठीक है। तो अल्पकाल में अगर जो कीमतों में वृद्धि होगी तो ये फर्में बहुत लाभ कमाएंगी, कीमतों में कमी होगी तो फर्में बहुत हानि भी कमा सकती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनी है, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, फ्रूटी हो गया, मजा हो गया, जो भी है, इन लोगों की क्या हो गई, इन लोगों को हानि हो गया कोविड के समय में, क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या कर रहा था कि कोई कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, और न ही लाभ और न ही हानि, दोनों की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो देखिए लाभ कम होता है, किसका लाभ कम हुआ था पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों का। लाभ किसका बढ़ा था भैया, लाभ बढ़ा था, जैसे जैसे लाभ किसका बढ़ा था, मास्क बनाने वाली कंपनियों का, या लाभ बढ़ा था जो पैरासीटामॉल बेच रही थी या जो अन्य दवाइयां थी वो भी बिक रही थी, उनका लाभ हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में सब बैक टू द नॉर्मल हो गया, अब उनको हमेशा ही सामान्य लाभ मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों जो मैंने बताया कि लाभ बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हाँ तो अल्पकाल में लाभ हानि और ना ही लाभ ना ही हानि, तीनों की कंडीशन हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा ही सामान्य लाभ कमाएगा। एकाधिकारिक प्रतियोगिता से संबंधित कौन है सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, हाँ अब गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है मनीषा सिंह जी,
अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करें तो चेम्बरलिन साहब को कैसे भूल सकते हैं, कहाँ पे हैं भैया, चेम्बरलिन साहब कहाँ पे हैं, यहाँ पे है ना, बिल्कुल ठीक है। दयाधिकार की बात करें तो कुर्नो साहब कहाँ है भाई, कुर्नो साहब कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। अल्पाधिकार की बात करें पाल सुईजी साहब विकुंचित मांग बक्र कहाँ पे हैं, यहाँ पे। सीमांत की बात करें दोस्तों तो ये जेवेंस साहब, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 3 4 2 1 बोल रहे हैं, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं अनेकों बार पूछा गया है कि किक ये नांग, ठीक है, या जिसे हम लोग इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, विकुंचित मांग बक्र बोलते हैं, विकुंचित मांग बक्र बोलते हैं। ये किसने दिया था भैया, विकुंचित मांग बक्र ने किसने दिया था, पाल स्वीजी साहब ने दिया था। किसने दिया था, स्वीजी साहब ने। किस संदर्भ में दिया था, किस प्रतियोगिता के अंतर्गत दिया था, तो अल्पाधिकार के संदर्भ में दिया था। क्या कहा था कि देखिए भैया जो ऊपर वाला बक्र होता है वो क्या होता है, ये वाला जो होता है वो लोचदार होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता है। और ये जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, ये होता है बेलोचदार, अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अधिक लोचदार, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि विकुंचित मांग बक्र की अवधारणा पाल स्वीजी साहब ने दिया था, अल्पाधिकार के संदर्भ में दिया था, और उन्होंने बताया था कि जो ऊपर वाला बक्र होगा वो लोचदार होगा, अर्थात उसमें परिवर्तन होगा, और जो नीचे वाला बक्र होगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात बेलोचदार होगा। देखिए इसी की गहराई को समझने के लिए दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग को लगता है कि जब एग्जाम आएगा तो देखा जाएगा, नहीं भाई, इकोनॉमिक्स एक दिन में तैयार नहीं होगा। लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, 2 4 महीने का टाइम लेकर के पढ़िए, तभी जाके बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। और दोस्तों आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि वहां पे आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के वहां पे नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा दी जा रही हैं। बस आप एप्लीकेशन पे ईमानदारी से फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें आपकी यहीं से कवर हो जाएंगी। एडमिशन ओपन है, सभी एग्जाम का अलग अलग बैच है, और अलग अलग बैच में दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इसी नंबर पे पेमेंट करना होगा 2000, और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर जो आप इस प्रश्न में गलती कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को क्या बोला जाता है, गोसेन का प्रथम नियम बोला जाता है, गोसेन का फर्स्ट नियम बोला जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। अर्थात अगर जो आपको प्यास लगी है तो पहली ग्लास का पानी जब आप पिएंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो आपको बहुत उपयोगिता देगी। लेकिन जब दूसरे ग्लास का पानी पिएंगे तो अब आपकी प्यास बुझ चुकी होगी, और पहली ग्लास जितना आपको सेटिस्फेक्शन दिया उतना जो है दूसरा नहीं देगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, कोई 7 8 नंबर का पानी का ग्लास आपके पास लेके आएगा तो आप कहेंगे नहीं भैया बहुत पानी पी लिए, अब नहीं हो पाएगा हमसे। इट मीन्स कि क्या हुआ कि आपकी जो 5वीं 6ठी 7वीं नंबर की ग्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। अर्थात जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है। और इस तीनों ऑप्शन में कहीं भी ये बात नहीं दिया गया है तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा।
तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सर सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, जितने भी सी बोलेंगे सब गलत होंगे, जितने भी डी बोलेंगे सब के सब सही होंगे। डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ सी में सुनीता जी बता रही हैं कि वो किसकी बात कर रहा है, कीमत की बात कर रहा है, तो कीमत बिल्कुल नहीं होगा। अगला प्रश्न, चलिए सर बताइए कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। चलिए बताइए, अब पैमाने का प्रतिफल नियम, बिल्कुल ठीक है, पैमाने का प्रतिफल नियम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई। अब अगर जो आपको पैमाने का प्रतिफल नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को रट्टा मारेंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, पैमाने का प्रतिफल नियम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसको क्या किया जा सकता है दोस्तों कि 2-4 लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इसके पीछे लंबा चौड़ा थियरी है। फिर भी चलिए देखते हैं तो क्या उत्तर आ रहा है सर। चलिए देखिए कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है भैया, चलिए देखते हैं। इन नियमों की व्याख्या केवल समांग उत्पादन फलन के द्वारा होता है। नहीं भैया, केवल समांग उत्पादन फलन की यहाँ पे बात नहीं होती है। साधन उत्पादन स्थिर रहता है, एब्सोल्युटली ठीक है। साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है, साधन अनुपात स्थिर होता है, साधन अनुपात स्थिर रहता है। एक सेकंड रुक जाइए, साधन अनुपात स्थिर रहता है और साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है। यह केवल दीर्घकाल में ही दोस्तों क्या होता है, संभव होता है। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर 3 और 4 सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, किन्स का रोजगार व आय का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। चलिए भैया किन्स साहब आ गए, और सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। आप लाइक देखिए 50% भी लाइक नहीं है, 50% भी लाइक नहीं है। जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को उसमें 50% लोग भी लाइक नहीं किए हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ, कमेंट करके बताइए सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, किन्स का रोजगार व आय सिद्धांत जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोग सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि देखिए सर अनैच्छिक बेरोजगारी, बिल्कुल ठीक है। किन्स साहब क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, और यहाँ पे जो बेरोजगारी है वो अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। और अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे हम कार्य करने के लिए तैयार हैं लेकिन फिर भी हमको कार्य नहीं मिल रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन एक तरलता जाल के संदर्भ में सत्य नहीं है। तरलता जाल के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए सागर कुमार जी, दीक्षा सिंह जी, नम्रता जायसवाल जी, रेणुका जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, सदानंद मिश्रा जी, अरुधति देवी जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, अनीश कुमार पांडे जी। चलिए बताइए भाई, कमेंट करिए क्या उत्तर आ रहा है। चलिए ब्यूटी सिंह जी, अभी चौधरी जी, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ये नहीं वाला नहीं पढ़ेंगे। तो अगर जो आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं को नहीं पढ़ रहे तो सिलेक्शन नहीं होगा, छोटी सी बात है। क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लास्ट में दे देता है नहीं है, और आप बस रटे हैं कि तरलता जाल में क्या करता है कि मुद्रा मांग ब्याज के प्रति क्या होता है, लोचदार होता है। तो जैसे ही ये लोचदार आपने देख लिया ऑप्शन नंबर बी करके, बहुत खुश हो जाएंगे कि सर जी एकदम फाड़ के पेपर आए हैं, बहुत आसान आसान प्रश्न था, सब सही हो गया, जितना आप करवाए थे सब आया था, हमने सब जैसा आपने करवाया था वैसा ही किया। नहीं भाई, ये नहीं नहीं देख, आपको नहीं जो है उसको देखना है। तो यहाँ पे नहीं दिया है, तो मुद्रा मांग जो होता है वो ब्याज के प्रति बेलोचदार की बात नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति क्या होती है,
लोचदार होती है। और तरलता जाल की स्थिति में क्या कहते हैं कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने पे एक सीमा तक क्या होती है, ब्याज की दर में कमी आती है, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज और नीचे नहीं आ सकता है और ब्याज दर कभी जीरो नहीं हो सकता, अर्थात शून्य नहीं हो सकता है। तो जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साख या वित्त की कौन सी मांग सबसे अधिक ब्याज लोच वाली होगी, बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल ठीक है, बताइए सर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, IMG तस्नीम खान जी, अनीस पांडे जी, इकोनॉमिस्ट जी, सीमा माथुर जी, अंजुमन जी, ठीक है, मौसम कुमारी जी, खुशी सिंह जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर, कार्यशील पूंजी की बात कर रहे हैं आप, और कोई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो अगर जो आपने किन्स और लर्नर, ठीक है दोस्तों, बार बार मैं बताता हूं ध्यान रखिएगा, किन्स और लर्नर इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। कार्यशील वित्त की जो बात करते हैं वो लर्नर साहब अक्सर आपको देखने को मिलता है कि करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के साथ किन्स का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, किन्स को दिमाग में रखिएगा, कहीं कहीं पे लर्नर को गैप करके किन्स दे देगा तो फिर आपको किन्स उत्तर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साख या वित्त की कौन सी मांग सबसे अधिक ब्याज लोच वाली है। तो दोस्तों कार्यशील पूंजी, जो कार्यशील वित्त के अंतर्गत लर्नर साहब बताते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि किन्स के विश्लेषण में मुद्रा की मांग निर्भर करती है। दोस्तों शाम को 7:10 पे मैं बिल्कुल लाइव आ जाता हूँ, आप लोग 7 बजे से जुड़ जाइए, एक दूसरे से थोड़ा बहुत बात करना है, किसी भी टॉपिक से आपको कोई भी समस्या है, क्योंकि सभी लोग जितने भी लोग हैं कहीं भी मतलब सामूहिक रूप से आप लोग यहीं पे इकट्ठे होते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में आकर के कम से कम लोगों से पता करते रहिए कि कौन सा फॉर्म कब आने वाला है, क्या स्टेटस है। तो इंफॉर्मेशन लिया करिए, कम से कम 7:10 का आप लोग थोड़ा बहुत बात भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैं 7:10 पे लाइव आ जाता हूं तो उसके बाद दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप पूरी क्लास को तल्लीनता के साथ देखिए, ठीक है, पूरी क्लास को तल्लीनता के साथ देखिए। ईच एंड एवरी डे 7 बजे से आपकी क्लास होती है, संडे को नहीं होती है, अदरवाइज कभी कभी छुट्टियां भी हो जाती हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि लगभग लगभग मतलब क्या हो कि मैक्सिमम डे आपके सामने मैं रहूं, क्लास लो। तो सभी लोग 7 बजे शाम को जुड़ करके क्लास को एंजॉय करिए 7 से 8:50 तक। क्या उत्तर आएगा भाई कि किन्स के विश्लेषण में मुद्रा की मांग निर्भर करती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर होगा भैया, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। किन्स साहब ने क्या कहा था कि किन्स के विश्लेषण में मुद्रा की मांग जो है वो आय तथा ब्याज की दर दोनों पे निर्भर करती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बिल्कुल ठीक है। चलिए कि निम्नलिखित में से किसने त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया भैया, चलिए बताइए, चलिए ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। बिल्कुल, कुछ महानुभाव भी। अब इस प्रश्न में भी आप गलत कर रहे हैं, इस प्रश्न में भी आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं। त्वरक की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया था। त्वरक की सर्वप्रथम अवधारणा किसने दिया था। त्वरक की सर्वप्रथम अवधारणा जो दिया था वो अफ्तेलियन साहब ने दिया था, ठीक है। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, अफ्तेलियन साहब ने दिया था। त्वरक को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, जेबी क्लार्क को, ठीक है। त्वरक क्या होता है, डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, डी बोल रहे हैं। बिल्कुल, उपभोग में परिवर्तनों का
निवेश पर प्रभाव क्या होता है, इसी की बात करता है कौन, त्वरक। ठीक है, और यही आपको याद आ जाना चाहिए गुणक। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया, आरएफ काहन ने। किस रूप में, रोजगार गुणक के रूप में। गुणक को विकसित किसने किया, निवेश गुणक के रूप में। किसने, कीन्स साहब ने विकसित किया। तो ये चार में से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा। गुणक और त्वरक से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था, ऑस्ट्रेलियन ने। विकसित किसने किया था, क्लार्क ने। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था, आरएफ काहन ने। और निवेश गुणक के रूप में इसे विकसित किया था कीन्स ने। अब गुणक क्या होता है, गुणक क्या होता है कि जब निवेश में वृद्धि की जाती है तो इससे राष्ट्रीय आय में k गुना वृद्धि होती है, मतलब कई गुना वृद्धि होती है जितना निवेश किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा सर, बताइए कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ना कि अगर जो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें इसका नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये अक्सर पेपर में दिया जाता है। लगभग हर पेपर में होता है अलग अलग तरीके से। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, इसमें किसको घटाया जाता है, किसको जोड़ा जाता है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो जितने भी महानुभाव ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि देखिए, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में परोक्ष करों को जोड़कर तथा परिधानों को घटा करके। ठीक है, परोक्ष कर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो सब्सिडी होती है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि उच्च शक्ति मुद्रा का परिणाम नहीं प्रभावित होता है। किससे प्रभावित नहीं होता है, बताइए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं सर, कि उच्च मुद्रा शक्ति का परिमाण नहीं प्रभावित होता है। सीधी सी बात है, उच्च शक्ति मुद्रा का संबंध किससे है, आरबीआई से है। तो जब ये आरबीआई से है अर्थात ये मौद्रिक नीति से संबंधित हो जाएगा। ऐसे देखिए, ठीक है, और यहाँ पे दिया है सरकार की बजट संबंधी नीति से, तो ये किससे हो जाएगा, ये राजकोषीय नीति से हो जाएगा, ये सरकार से संबंधित है। तो बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है, कितना बच्चों वाला प्रश्न है ना, है कि नहीं है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा, एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है। साख पे नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है। किस तरीके से, दो तरीकों से। एक होता है दोस्तों परिणात्मक, ठीक है, परिणात्मक तरीका, और दूसरा क्या होता है, चयनात्मक तरीका। चयनात्मक तरीका, परिणात्मक में क्या आता है, बैंक दर, बैंक दर, रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और चयनात्मक में क्या आता है भैया, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, साख मापदंड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, तो नगद कोष अनुपात जो है ये साख नियंत्रण का उपाय नहीं है दोस्तों। तो एक सेकेंड, नगद कोष कैसे हो जाएगा, जमा साख अनुपात, ठीक है, साख जमा अनुपात, ठीक है। तो साख जमा नगद कोष तो आता है ना परिणात्मक के अंतर्गत, साख जमा अनुपात जो है ये साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला, कीन्स के ब्याज दर सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक है, चलिए बताइए भैया, क्या बोलेंगे आप। चलिए, कीन्स के ब्याज दर सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक है। अब आप इकोनॉमिक्स के अच्छे अच्छे प्लेयर अगर जो होंगे तो आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे।
अच्छे प्लेयर नहीं होंगे तो आपको अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? मेहनत करेंगे, है ना, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब तो बनेंगे। समय देंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या है कि जो जो प्रिय चीजें हैं उसको त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सोना कम कम करना पड़ेगा, इधर उधर कम जाना आना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे बेरोजगार लोग ऐसे हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो अक्सर कहते हैं कि हमारे चाचा के यहाँ ये हुआ है, हमारे मामा के यहाँ ये हुआ, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। देखिए, जब तक आपके माता पिता हैं ना, तब तक आपको कहीं भी जाने से 1% का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है ना। अगर जो आप छात्र हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप दुनिया के सारे रिश्ते निभा लें और आपका स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाए, तो आप कहीं जाएं या आप कहीं न जाएं, उससे कहीं भी 1% का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं। अगर जो आपके माता पिता हैं और ऐसी कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि आप जिस स्टेज पे हैं, उस स्टेज पे लोग आपका केवल यूज करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे, और आपके सामने से पता है क्या बोलेंगे? अरे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। लेकिन जब आप पीछे चले जाओगे ना, तो वही लोग कहेंगे मूर्ख है, तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मूर्ख है, अपना समय बर्बाद करने यहाँ आया। तो आपके कहीं भी जाने और ना जाने से कोई भी असर नहीं पड़ता है। एक बात लिख के आज रख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। कहीं भी आने जाने से कोई असर नहीं पड़ता। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, बताइए कि किन्स के ब्याज दर सिद्धांत के अनुसार कौन सी बातें ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि L1 तथा L2 I के प्रति क्या होता है, लोचदार होता है, और L3 क्या होता है, ब्याज के प्रति लोचदार होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि क्या किन्स का ब्याज दर जो सिद्धांत है वो आय और ब्याज दर के की बात करता है। तो L1 L2 आय के प्रति और L3 ब्याज के प्रति लोचदार होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आराम से पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर आय स्फीति से अभिप्राय क्या है, बच्चों वाला प्रश्न। इससे आसान प्रश्न इकोनॉमिक्स में कोई और होगा क्या? एक होता है आय स्फीति और दूसरा क्या होता है, लागत स्फीति। लागत स्फीति, इसी आय स्फीति को और क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आय स्फीति को? इसे ही बोलते हैं जनित मांग जनित मुद्रास्फीति। जिससे कौन चिंतित था? किन्स साहब। इसमें क्या होता है कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है, जब लोगों की आय में वृद्धि होती है, तो लोग अपने मांग को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब मांग बढ़ेगी तो इससे क्या होता है, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आना ही तो मुद्रास्फीति कहलाता है, महंगाई आना ही तो मुद्रास्फीति कहलाता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, लागत जन्य स्फीति के अंतर्गत कि वस्तुओं की लागतों में वृद्धि आ जाती है, और जब लागतों में वृद्धि आ जाती है तो प्रोडक्ट भी महंगे हो जाते हैं। अगला प्रश्न सर आपके सामने ये रहा, बताइए कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, उसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों के मांग के साथ ही निर्धारित होती है। विचार किसने दिया, बता दीजिए। फ्रीडमैन साहब भूल गए? नहीं भूलना चाहिए, है ना। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है। यह स्टेटमेंट फ्रीडमैन साहब का है। अगला प्रश्न,
कि निम्नलिखित मदों में से कौन सा एक M3 का भाग नहीं है। M3 को क्या बोलते हैं? विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। M3 को क्या बोलते हैं? विस्तृत मुद्रा बोलते हैं। M0 को क्या बोलते हैं? आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। M1 को क्या बोलते हैं? संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी बोलते हैं। ये है क्या सर M1, M2, M3, 4? क्या है बताइए आप मुझे, मैं बहुत बताया हूँ। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल। तो अगर जो M1, M2, M3, M4 आपको समझना हो, तो जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना, तो जब आप इधर उधर पैसा लगाएंगे तो उसको कोडित करेंगे। तो आरबीआई ने भी जो मुद्रा मुद्रा डाला है अर्थव्यवस्था में, उसको एक तरीके से M1, M2, M3, M4 के रूप में कोडित किया है। और ये किस समिति की अनुशंसा के आधार पे आया था अस्तित्व में? चक्रवर्ती समिति। M1, M2, M3, M4 का संबंध किससे है? चक्रवर्ती समिति। M0 का संबंध किससे है? रेड्डी समिति। सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? M1 होता है, क्योंकि इसमें क्या आता है? नोट और सिक्के आते हैं। तरलता का मतलब क्या होता है? जिसमें जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हस्तांतरित कर पाए। और M4 जो होता है वो सबसे कम तरल होता है, जिसमें क्या आता है? अचल संपत्ति आता है। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा सर? बिल्कुल। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पास जमा। बिल्कुल ठीक है, इसे M3 के अंतर्गत नहीं शामिल करते। अगला कि मौलिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, सारी चीजें देना दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से वहां पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, मतलब उत्तराखंड लेक्चरर, सारे बैच हमारे पास अवेलेबल हैं। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी दी जा रही है। जो क्लास होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगी, लाइव भी होंगी। इट मीन्स कि अगर जो आप इन केस लाइव क्लास मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। वैलिडिटी आप कोर्स लाइफ टाइम है। तो एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल। तो जितने भी लोग फ्रीडमैन की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन निर्धारित नियम के अनुसार होना चाहिए, न कि विवेक के अनुसार। ये फ्रीडमैन साहब का कहना है। लेफर वक्र क्या दर्शाता है भैया? बच्चों वाली बात है। लेफर वक्र क्या दर्शाता है? ठीक है, चलिए, क्या हो गया भाई? लेफर वक्र का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे सर जी कर आय तथा कर की दर में इन्होंने विपरीत संबंध बताया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये उल्टे यू आकार का होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि लेफर वक्र किस आकार का होता है, तो उल्टे यू आकार का। अगला, आय की बजाय व्यक्ति की कर देय क्षमता का एक सेकेंड, आय की बजाय व्यक्ति सॉरी आय की बजाय व्यय व्यक्ति की कर देय क्षमता का अधिक अच्छा मापक होता है। मतलब देखिए, छोटी सी बात है, किसने कहा था कि आप आय पर टैक्स ना लगाइए, जब लोग व्यय करें तब उनके ऊपर टैक्स लगाइए। अर्थात व्यय कर की बात किस अर्थशास्त्री ने कही थी? तो कॉल्डोर ने कहा था। 1956 में कॉल्डोर ने कहा था कि देखिए, जब लोगों को आय मिल रहा है ना, तो तब उनके ऊपर आप टैक्स मत लगाइए, जब वो लोग व्यय कर रहे हैं तब आप टैक्स लगाइए। और व्यय के अंतर्गत क्या क्या उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया था होटल पर खर्च, ठीक है, शराब पर व्यय, ठीक है, और भोजन पे व्यय। मतलब ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। क्योंकि होटल और शराब बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बना रहे। अगला, कि राजकोषीय नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजकोषीय नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइए। तो जितने लोग भी
ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। अरे भैया इजी सी बात है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत विनिमय दर को स्थिर नहीं रखा जाएगा। जब विनिमय दर को स्थिर रखा जाएगा तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जितने भी महानुभाव डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, किस प्रकार की बाजार प्रणाली सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? बढ़िया सा प्रश्न है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित नहीं कर पाएगी? तो आप कहेंगे सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होते हैं? असंख्य क्रेता असंख्य विक्रेता होते हैं, बहुत सारे वहां पे असंख्य श्रमिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समूह तो कुछ लोगों का बना सकते हैं ना, लेकिन जब असंख्य श्रमिक होंगे, वहां पे इतने श्रमिक होंगे कि जिसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें आप समूह कहाँ पे बना लेंगे? आप अपने शहर में समूह बना लेंगे ना, आप अपने शहर में समूह बना लेंगे। श्रमिक की जरूरत होगी, हम दूसरे शहर से पकड़ के चले श्रमिक लेके चले आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सर बताइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। लाइक शेयर जो लोग भी नहीं कर रहे हैं ना, आपको जब नौकरी मिलेगी तो बहुत ही इंटीरियर एरिया में मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे रात में 7 बजे लाइट कट जाएगी और सुबह 7 बजे आएगी। फिर पूरी लाइट क्या कर पूरा रात क्या करिएगा? फैन ऐसे करते रहिएगा। तो लाइक कर दिया करिए, है ना, लाइक और शेयर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से, लाइक नहीं करेंगे तो फिर ऐसी जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी जहाँ पे शाम को, मतलब शाम को 7 बजे लाइट कट जाएगी, फिर सुबह आएगी और फिर आप पूरा दिन भर स्कूल रहेंगे, लाइट रहेगी भी तो उस लाइट का उपभोग आप कर नहीं पाएंगे। चलिए, ये बस एक इमेजिनेशन है, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, प्रस्ताव वक्र की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल एजवर्थ ने दिया था। किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किससे संबंधित हो जाएगा? पारस्परिक मांग से। लैफर वक्र की बात करें तो दोस्तों लोक राजस्व से, कहाँ पे है? यहाँ पे। लारेंज वक्र और गिनी गुणांक की बात करें तो असमानताओं से, और विकुंचित मांग वक्र की बात करें तो मूल्य में स्थिरता की प्रवृत्ति से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजल साहब आ गए, रोज पढ़ते हैं एंजल साहब को। एंजल साहब आ गए, बिल्कुल ठीक है एंजल साहब। एंजल साहब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? इकाई से कम होती है। एंजल साहब कहा थे, एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उन्होंने क्या किया, एक लोगों के समूह का अध्ययन किया और ये देखा उन्होंने कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो ऐसी स्थिति में 3 प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। जब आय में वृद्धि हो रही है तो भोजन पर होने वाले व्यय के अनुपात में क्या आ रही है? कमी आ रही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कपड़ा और मकान, कपड़ा और मकान पर होने वाला व्यय स्थिर है, मतलब जिस अनुपात में आय में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में कपड़ा और मकान पर होने वाला व्यय बढ़ रहा है। लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं, विलासिता या जो शिक्षा है, इस पर क्या हो रहा है? आय से ज्यादा अनुपात में व्यक्ति क्या कर रहा है? व्यय कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एंजेल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थ की मांग, तो अर्थात यहाँ पे पहले कंडीशन की बात कर रहा है। तो आय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भोजन पे होने वाले व्यय के अनुपात में कमी आ रही है। तो ये दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि प्रत्येक फर्म, परस्पर निर्भरता का अर्थ क्या है भाई? कुर्नो साहब याद आए? कुर्नो साहब याद आए? कुर्नो साहब याद आए कि नहीं आए? कुर्नो साहब याद आए कि नहीं आए? क्या उत्तर हो जाएगा? कि परस्पर निर्भरता का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक फर्म अपनी मूल्य नीति निर्धारित करते समय अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रिया का क्या रखती हैं?
ध्यान रखती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला, आधुनिक अर्थशास्त्रियों की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग होता है उसे किसने लोकप्रिय बनाया? तो मांग वक्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा मार्शल साहब को जाता है। तो याद रखिएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों की पुस्तक में जिस रूप में मांग वक्र का प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में, उसे लोकप्रिय किसके द्वारा बनाया गया? वो मार्शल के द्वारा बनाया गया। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है? जैसे जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि ब्याज दर जो होता है वो वास्तविक चरों के कारण निर्धारित होता है, लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भैया, ब्याज की दर जो निर्धारित है ना, होती है ना, वो केवल और केवल मौद्रिक घटनाओं के कारण ही होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना? हाँ, किन साहब तो हैं यहाँ पे तरलता अधिमान सिद्धांत के अंदर। अगला, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दिया? मार्शल ने दिया। क्या कहा था? अच्छा, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम जो दिया था वो किसने दिया था? ड्यूपिट ने दिया था। मैं बताता रहता हूँ ताकि आप भूल न जाए। ड्यूपिट ने दिया था बाद में, और इसको विकसित किसने किया था? मार्शल ने। उपभोक्ता अतिरेक या उपभोक्ता की बचत क्या होती है? कि एक उपभोक्ता बाजार में किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने को तैयार होता है और वास्तविक रूप से जो मूल्य देता है, उसी के बीच का अंतर उपभोक्ता की बचत होता है। ठीक है, आप क्या किए कि आप एक लाख रुपए लेकर के गए और कहे कि हम आज क्या करेंगे, 2 पहिया खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। आप 1 लाख रुपए लेकर के गए, पता चले शोरूम में कि आपको 2,000 रुपये सस्ता बाइक मिल गया। तो आपकी बचत कितनी हो? आपने कितने में बाइक खरीदा? 98,000 में खरीदा, और आपकी बचत कितने की हो गई? 2,000 रुपये की हो गई। तो डी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाइक के संदर्भ में छूट नहीं मिलता। फ्रिज, एसी, कूलर पे आपको छूट मिल जाएगा, बाइक पे नहीं मिलता। बाइक और कार पे बहुत ज्यादा छूट नहीं मिलता है ना। नहीं तो पता चले आप अपने दिमाग में बैठाने की सर ने कहा था कि छूट मिलता है। बाइक और कार पे अब बहुत रेयर चांसेस में छूट मिलते हैं। फ्रिज, कूलर, टीवी पे अक्सर छूट मिल जाएगा, लेकिन कार और बाइक पे छूट बहुत कम मिलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कि तो मतलब ये मत सोचिएगा कि हम खरीदने जाएंगे तो वहां पे ऑफर चेक करेंगे, जो ऑफर होगा ले लीजिएगा, क्योंकि प्राइस बहुत कम होती नहीं है। अगला, भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई? तो इजी सी बात है सर, बलवंत राय मेहता समिति कहाँ है? यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस कमेटी की सिफारिश पर पुनः आरंभ की गई? तो वो था दोस्तों बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला, जब दो वस्तुओं के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य होती है तब ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? बच्चों वाला प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। अंतिम प्रश्न कब आएगा? अरे भाई 8 बजे 9 बजे तक ना हम लोगों की क्लास होती है, तो फिर अंतिम प्रश्न की क्यों ढूंढ रहे हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं स्वतंत्र वस्तुएं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो जब दो वस्तुओं के मूल्य के बीच मूल्य की आड़ी लोच शून्य होती है तो स्वतंत्र वस्तुएं होती है। विलासिता के संदर्भ में ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। स्थापन वस्तु के लिए क्या होती है दोस्तों? पॉजिटिव होती है। सामान्य वस्तुओं के लिए भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पूरक वस्तुओं के लिए क्या होती है? निगेटिव होती है, ध्यान में रखिएगा। और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए इनफाइनाइट होती है। ठीक है। अगला, कि एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा? क्या बोल रहे हैं भाई? कि एक आधिकारिक प्रतिस्पर्धा की वह विशेषता जिसके कारण एक फर्म का लाभ दीर्घकाल में शून्य हो जाता है। तो आप कहेंगे सर जी स्वतंत्र प्रवेश हो जाएगा।
स्वतंत्र प्रवेश हो जाएगा तो एकाधिकार नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। जब बचेगी ही नहीं तो भैया इनका लाभ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अगला, स्वतंत्रता के बाद चीनी उद्योगों के विकास की यह विशेषता रही कि इनकी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। चलिए भैया, कहा जाता है ना कि धैर्य का फल मीठा होता है। अब इस प्रश्न की अगर जो हम बात करें तो जो लोग धैर्य बना के पढ़ रहे होंगे उनको ये प्रश्न समझ में आएगा। नहीं तो ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन बहुत ज्यादा देखने को मिलता नहीं है ना, बहुत ज्यादा ये प्रश्न देखने को मिलता नहीं, कभी कभार ही देखने को मिलता। तो क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद चीनी उद्योग के विकास की यह विशेषता रही है कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है वो सहकारी क्षेत्र में देखने को मिली है। तो याद रखिएगा कि सहकारी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, निम्न स्तरीय संतुलन पास की अवधारणा किसने दिया था? इजी सी बात है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो नेल्सन साहब भी बात वही कहते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के ये भी कहते हैं कि देखिए, अल्प विकसित देशों में क्या होता है ना कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है और जो जनसंख्या होती है, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय कम होती है। तो लोगों पे क्या होता है, लोगों की निवेश क्षमता जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है भाई? कपटपूर्ण अल्पाधिकार में अभी भी 92 लोग लाइव देख रहे हैं। मैं 4-5 बार बोल चुका, 92 लोग लाइव देख रहे हैं और 76 लोग जो हैं वो लाइक किए हैं। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं क्यों नहीं करते। 2 घंटे में आपके लिए क्लास ले रहा हूं, है ना। और कहा जाता है ना कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। अगर जो आप लाइक शेयर कर देते हैं तो फ्री का ज्ञान नहीं रह जाएगा। तो कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होता है, अनेक अनकहे समझौते किए जाते हैं। होता है ना टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होता है ना, मेन में कुछ कुछ बातें बताई जाती हैं जो आपके फायदे की होती है, बाकी टर्म एंड कंडीशन में होता है। ठीक है, जो इतना छोटा होता है कि आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो कपटपूर्ण अल्पाधिकार में क्या होते हैं, कई अनकहे समझौते हैं। बच्चों वाला प्रश्न है कि स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं। एक होती है स्थिर लागतें, दूसरा होती है परिवर्तनशील लागतें। एक होती है स्थिर लागत और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। तो स्थिर लागत में क्या होती है, स्थिर लागत में होता है भूमि, ठीक है, श्रम, तकनीकी। अर्थात अगर जो कोई आप उत्पादन करना चाहते हैं तो उत्पादन करने के पहले ये तीनों चीजें आपको चाहिए। इसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों चीजें आपके पास आ गया तो उत्पादन ही कर लेंगे। ये बेसिक आधारभूत सी चीजें हैं जो आपको चाहिए। अर्थात उत्पादन में वृद्धि का इससे कोई संबंध नहीं होगा। अर्थात जो उत्पादन में परिवर्तन दर से असंबंधित हो। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको पहले जुटानी पड़ेंगी, जुटा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि उत्पादन आप कर सकते हैं। और परिवर्तनशील लागत में क्या होता है कि जब आप फर्म का विस्तार करें, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी लाएं तो उसे परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत रखा जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। और दोस्तों, लर्निंग की प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होती है तो थोड़ा 2-4 महीने आप कम से कम मेहनत करिए हमारे साथ। आप ये चाहें कि एक दिन में इकोनॉमिक्स तैयार हो जाएगा तो नहीं होगा, 2-4 महीने मेहनत करना पड़ेगा आपको। एप्लीकेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं इजी भाषा में। नोट्स को पढ़िए, नोट्स पढ़ने की आदत डालिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, समय समय पर टेस्ट सीरीज दे करके देखिए तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, उस गलती को कैसे सुधार करना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे और दोस्तों आपको यहाँ पे करंट भी मिल जाएगा।
सारी चीज़ें मेरे द्वारा दी जा रही हैं, कहीं भी इधर-उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी जो आप एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, आप बिल्कुल निश्चित रहिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी लगभग। तो हमारी जो बैचेज हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए, मध्य प्रदेश स्टेट के लिए, मध्य प्रदेश सेट के लिए, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की भी दोस्तों बैचेज अवेलेबल हैं। आपके बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। अगर जो कोर्स की फीस की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस 2000 रुपये। आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट भी वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।